हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या कर रहे थे, हमने आपको इवोपोरेशंस बताया था और हमने ये बताया था कि इवोपोरेशन पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते थे। मैंने इसमें कुछ फैक्टर्स आपको बताए थे। एक फैक्टर मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर होता है, मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन द रेट ऑफ इवोपोरेशन विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवोपोरेशन का रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, ये हमने बात किया था। फिर हमने बोला था कि रेट ऑफ इवोपोरेशन जो होता है वो आपको सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। अगर सरफेस एरिया आपने ज़्यादा लिया है तो इवोपोरेशन ज़्यादा तेज़ी से होगा, और सरफेस एरिया अगर कम लोगे तो इवोपोरेशन की स्पीड भी घट जाएगी। तो अब हम लोग चलते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, तीसरे फैक्टर की तरफ, कि तीसरा फैक्टर क्या है जिस पे इवोपोरेशन प्रोसेस हमारा डिपेंड करता है। जो तीसरा फैक्टर है वो है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। क्या है? ह्यूमिडिटी ऑफ एयर मीन्स एयर की ह्यूमिडिटी का भी इफेक्ट पड़ता है। तो देखो क्या होता है कि अगर एयर में नमी की मात्रा ज़्यादा होगी, इफ ह्यूमिड का मतलब होता है नमी, ठीक है, अगर जो हवा है उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा है तो आपका इवोपोरेशन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ इवोपोरेशन जो होता है, रेट ऑफ इवोपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है 1/, और ये क्या है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ठीक है। ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी इवोपोरेशन उतना कम होगा, ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी उतना ही इवोपोरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी होता क्या है, इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी क्या होती है, पहले उसके बारे में लिख लीजिए। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, is the amount of water vapor humidity is the amount of water vapor present in air, present in air। एयर में कितनी वाटर की वेपर है वही हमारा ह्यूमिडिटी कहलाता है, ठीक है। तो आप समझ गए हो ना, लिखो व्हेन ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो। अगर ह्यूमिडिटी जो है एयर की वो कम है, लो, द रेट ऑफ इवोपोरेशन इज हाई। द रेट ऑफ इवोपोरेशन इज हाई। रेट ऑफ इवोपोरेशन क्या होगा, हाई होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड वाटर इवोपोरेट्स मोर रेपिडली, एंड वाटर इवोपोरेट्स मोर रैपिडली, ज़्यादा तेज़ी से इवोपोरेट होगी। ज़्यादा तेज़ी से क्या होगा, वाटर इवेपोरेट होगी, ठीक है। और एंड व्हेन ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज हाई। अगर जो एयर है उसमें ह्यूमिडिटी हाई है, मतलब वाटर वेपर की मात्रा ज़्यादा है, जब हाई होगी तो क्या होगा, द रेट ऑफ इवोपोरेशन इज लो। द रेट ऑफ इवोपोरेशन इज लो। रेट ऑफ इवोपोरेशन क्या होगा, कम होगा, एंड वाटर इवोपोरेट्स
and water evaporates very slowly। तो वाटर क्या होगा, बहुत धीरे धीरे इवेपोरेट करेगा। ठीक है, तो यही चीज मैंने आपको लिखवा दिया कि ह्यूमिडिटी ऑफ एयर का क्या इफेक्ट पड़ता है इवेपोरेशन पे। तो हमने बताया इवेपोरेशन पे अगर एयर में ह्यूमिडिटी है, एयर में वाटर वेपर की मात्रा ज़्यादा है तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। अगर ह्यूमिडिटी जो है एयर में वो कम है तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को मैंने आप लिखवा दिया। बस ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर के। मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है, जस्ट अपोजिट, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। ठीक है, समझ गए? तो नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम अगले फैक्टर की तरफ चलते हैं। ये हमने तीसरा फैक्टर देख लिया। दो फैक्टर हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे, ये हमारा तीसरा फैक्टर है जिसपे हमारा इवेपोरेशन का रेट डिपेंड करता है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं और हमारा चौथा जो फैक्टर होगा, जो फोर्थ फैक्टर है वो क्या है, लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, विंड स्पीड। फोर्थ फैक्टर हमारा क्या है, जो चौथा फैक्टर है वो हमारा है विंड स्पीड। विंड स्पीड मतलब हवा की चाल, हवा की रफ्तार, विंड की स्पीड क्या है, इस पे भी हमारा इवेपोरेशन का रेट डिपेंड करेगा। अब देखो भाई कैसे डिपेंड करेगा। जब हवा तेजी से चलती है, व्हेन विंड स्पीड इज, जो विंड की स्पीड होती है बहुत फास्ट होती है, जब हवा बहुत तेज चल रही होती है तो क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर, जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, वाटर वेपर के, वो क्या होते हैं, दूर दूर चले जाते हैं। दूर दूर चले जाने से क्या होगा कि उनका जो इवेपोरेशन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब हवा चलने की वजह से क्या होता है, जैसे इवेपोरेशन, पानी था यहाँ पे, अब वो पानी वहाँ पे इवेपोरेट होना शुरू किया। अब इधर से हवा चल रही बहुत तेज, तो उसके जो पार्टिकल्स है उसको बिखेर दिया उसने, दूर दूर कर दिया। तो अब इससे क्या होगा, उनके रास्ते में क्या आ गया, अवरोध आ गया। वो जाते सीधे, लेकिन अवरोध आने की वजह से क्या हो गया, इधर उधर हो गया, तो अब इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे अगर आप क्या है कि मान लो आप ऊपर चढ़ रहे हो, बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ रहे हो और आपको कोई एक हाथ मार दे तो क्या होगा, आपकी स्पीड क्या घट जाएगी, फिर आप गिरोगे, फिर चढ़ना शुरू करोगे, तो इससे क्या होगा, आपकी स्पीड ऊपर चढ़ने की कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ क्या होता है, तो लिख लीजिएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ इवेपोरेशन ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विंड स्पीड के। ओके, एक चीज़ मैंने गलत बता दिया आपको कि क्या होता है कि बच्चों, जब विंड की स्पीड जो होती है ये इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब इसे समझो कि अगर हवा की रफ्तार तेज होगी तो इवेपोरेशन की रफ्तार भी बढ़ जाएगी। बढ़ने का मतलब ये है कि जैसे नमी है मात्रा में, हवा चलेगी तो क्या होगा, पार्टिकल्स को दूर दूर कर देगी। इससे क्या होगा, वो पार्टिकल्स ही खत्म हो जाएंगे। वो क्या होंगे, वो उसको सुखा देंगे। जैसे अगर पानी है और बहुत तेज़ी से हवा चल रही है, बहुत तेज़ी से हवा चल रही है, तो क्या होगा, उसको दूर दूर कर देंगे, पार्टिकल्स को दूर दूर कर देंगे तो वो सूख जाएंगे। इससे क्या होगा, जब वहाँ इवेपोरेशन हो रहा है, जैसे हवा तेज़ी से आई, जब हवा तेज़ी से आएगी तो इवेपोरेशन जो होगा, इसके जो पार्टिकल्स होंगे उनको क्या होगा, सोख लेगी। सोखने से क्या होगा, जिससे इवेपोरेशन की रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि
लिख लीजिए, वो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विंड स्पीड के। मतलब हवा तेज चलेगी तो इवेपोरेशन का रेट भी तेजी से होगा। अब मैं इसको आपको लिखा देता हूं कैसे, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब वो बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। अब इसमें लिखिएगा, विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड, विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड, जब हवा की स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है, हवा की स्पीड बढ़ जाती है तो क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर, ये क्या होते हैं, मूव अवे विद द विंड, मूव अवे विद द विंड, हवा के साथ चले जाते हैं, हवा के साथ जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो हवा के साथ चले जाते हैं, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिक्रीजेज इन द सराउंडिंग, सो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर decreases in the surrounding, so the water vapor decreases in the surrounding, वाटर वेपर कम हो गया, इसका मतलब इवेपोरेशन का रेट बढ़ गया, जाहिर सी बात है। तो हवा की वजह से क्या होगा, वो पार्टिकल्स को अपने साथ ले जाएगी, अपने साथ जब पार्टिकल ले गई तो वही तो हो गया, इवेपोरेशन और तेज हो जाएगा। तो यही चीज़ होता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन विंड स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था बच्चों, तीसरा फैक्टर था। अब आते हैं चौथा फैक्टर था, अब हम आते हैं पांचवें फैक्टर की तरफ। पांचवा फैक्टर क्या है, ये है नेचर ऑफ सब्सटेंस। क्या है, नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस, अब ये क्या है भाई, अब ये क्या है, नेचर ऑफ सब्सटेंस क्या है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, सब्सटेंस विथ हाई बॉइलिंग पॉइंट विल एवोपरेट स्लोली, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो धीरे धीरे एवोपरेट होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वो इसकी इवेपोरेशन की स्पीड क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाले सब्सटेंस होंगे वो जल्दी इवेपोरेट होंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए, सब्सटेंस विथ हाई बॉइलिंग पॉइंट, सब्सटेंस विथ हाई बॉइलिंग पॉइंट substance with high boiling point will evaporate slowly, while substance with low boiling point will evaporate क्विकली, ये जल्दी जल्दी इवेपोरेट होंगे, विल इवेपोरेट क्विकली, ठीक है। समझ में आ गया कि मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो धीरे धीरे इवेपोरेट होगा और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो तेजी से इवेपोरेट होगा। क्यों होगा ये समझ पा रहे हो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो अब क्या है, इवेपोरेशन की स्पीड, इवेपोरेशन को होने के लिए, जैसे आप इवेपोरेशन किसकी वजह से होता है, जो आपका गर्मी है वातावरण में, जो सन की रोशनी आती है उसकी वजह से वो क्या होता है,
चीज़ें जो लिक्विड वाटर है वो क्या हो वेपर में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ क्या होगा, अब जो सब्सटेंस ऐसे हैं जिनका कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, जब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो जल्दी वो बॉयल ही नहीं होंगे, तो वो इवेपोरेट कैसे होंगे। तो उसकी वजह से जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो उनकी इवेपोरेशन की स्पीड कम होगी। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों हो गया। तो ये 5 फैक्टर्स हमने अब आपको बताए। पहला टेम्परेचर, दूसरा सरफेस एरिया, तीसरा आपको बताया मैंने ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, चौथा विंड स्पीड और पांचवा नेचर ऑफ सब्सटेंस। इन 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इवेपोरेशन की स्पीड। ओके, तो ये नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया, इरेज कर दिया जाए बच्चों। चल, अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि अब आप इवेपोरेशन पढ़े और बॉइलिंग दोनों में क्या डिफरेंस है। तो लिखिएगा डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है, अब हम इसके बारे में जानना चाहते हैं कि भाई क्या डिफरेंस है इवेपोरेशन और बॉइलिंग में। इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है, ये हम लोग देखना चाहते हैं। तो चलो एक तरफ डाल लो इवेपोरेशन, दूसरी तरफ बॉइलिंग। इवेपोरेशन और दूसरी तरफ डाल लिया बॉइलिंग। ठीक है, अब चलो अब हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है भाई। तो चलो पहला डिफरेंस देखिए, जो हमारा इवेपोरेशन होता है इट इज अ सरफेस फिनोमिना। ये क्या होता है, ये एक सरफेस फिनोमिनन है। कौन सा फिनोमिनन, सरफेस फिनोमिनन है। ठीक है, इट इज अ सरफेस फिनोमिना। ये क्या है, ये जो होता है इट इज अ बल्क फिनोमिना। अब इसका मतलब समझो, सरफेस फिनोमेना और बल्क फिनोमेना में क्या डिफरेंस है। देखो सरफेस फिनोमेना का मतलब होता है इवेपोरेशन जब भी होता है वो सबसे ऊपरी लेयर का होता है। जो हमारा इवेपोरेशन होगा, पानी आपने रखा हुआ है, एक बाल्टी पानी रखा हुआ है, तो उसमें इवेपोरेशन जब भी होगा एकदम ऊपर जो पानी की लेयर है उसी का इवेपोरेशन पहले होगा। ऐसा नहीं होगा कि नीचे वाली पानी का इवेपोरेशन होगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये बल्क फिनोमिना है। बल्क फिनोमिना मतलब ये पूरे पानी नीचे जो बचा ऊपर हो, जब बॉयल होता है तो नीचे का पानी ऊपर आता है, ऊपर का पानी नीचे आता है, नीचे का पानी ऊपर आता है, ऊपर का पानी नीचे आता है, वो बल्क फिनोमिना है। ठीक है, इसका मतलब यही था। दूसरा, जो ये हमारा होता है इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर। देखिएगा, इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर it occurs at all temperatures below boiling point, below BP का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर के नीचे ये हमेशा होता है। जितना बॉइलिंग पॉइंट होगा उसके नीचे ही इवेपोरेशन होगा। इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और ये कब होता है, इट अकर्स एट बॉइलिंग पॉइंट। इट अकर्स एट बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट पर होता है।
लेकिन ये क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट से बिलो होता है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। ये डिपेंड करता है कि सरफेस एरिया लिक्विड का कितना है। ठीक है, ह्यूमिडिटी कितना है, टेम्परेचर कितना है, विंड स्पीड कितना है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन जो रेट ऑफ बॉइलिंग होता है डज नॉट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया, विंड स्पीड या ह्यूमिडिटी, इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है। तो वही चीज़ लिख लीजिए, ये किस पे डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड नहीं करता है। लिखिएगा द रेट ऑफ इवेपोरेशन, the rate of evaporation depends upon the surface area, wind speed and humidity। ये डिपेंड करता है लेकिन ये डिपेंड नहीं करता, यहीं लिख लीजिए। यहाँ तीसरा क्या हो जाएगा, द बॉइलिंग डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया, wind speed and humidity। ये इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये हमने कुछ डिफरेंस बता दिया आपको, किसके 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 बीच में, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है, ये हमने आपको डिफरेंस बताया। इसको बच्चों आप लोग को याद रखना है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। प्लीज़ नोट दिस। हो गया बच्चों, इरेज किया जाए। ओके, चलिए बच्चों, और हाँ आगे चलते हैं और अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। हेडिंग डालिएगा, कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। अब इसका क्या मतलब है, कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, इसका क्या मतलब है। तो देखिए, इवेपोरेशन जो ने पढ़ा, जो कूलिंग है कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, ये डिपेंड किस पे करता है, इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स, जब लिक्विड इवेपोरेट होता है, इट ड्रॉज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम एनीथिंग विच इट टचेस। जिससे ये टच होता है वहाँ से क्या लेता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसी पे बेस्ड है हमारा क्या, कूलिंग कॉजेज ऑफ इवेपोराइजेशन। ठीक है, तो लिखिएगा, अभी मैं आपको समझा देते हैं एग्जांपल से। द कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, द कूलिंग caused by evaporation is based on the fact that किस फैक्ट पे बेस्ड है, दैट व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स,
when a liquid evaporates, it take the latent heat of vaporization, it draws या take the latent heat of vaporization latent heat of vaporization from anything which it touches, from anything which it touches, जिससे ये टच करता है उससे क्या लेता है, from which it touches। इसका मतलब एक चीज़ समझिए कि एग्जाम्पल मैं देता हूँ। इफ़ यू पुट अ लिटिल इज ऑफ स्प्रीट, अगर आप स्प्रीट का थोड़ा हिस्सा अपने हाथ पे गिराते हैं या पेट्रोल का, तो हमारा हैंड क्या समझ आता है, ठंडा। आप अपने हाथ पे स्प्रीट गिराओ या पेट्रोल गिराओ तो आपको देखोगे कि आपका हाथ ठंडा होने लगता है, ठंडा लगने लगता है। क्यों भाई, ऐसा क्या होता है? क्योंकि वो इतनी तेज़ी से इवोपोरेट होता है। जब वो इवोपोरेट होता है तो वो आपकी बॉडी से टच में है, तो वहाँ से क्या लेता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वो आपसे हीट लेता है। जब आपसे हीट लेगा तो आपको ठंडा लगेगा। समझ रहे हो? यही है कूलिंग, ठंडा होना, कॉज्ड बाय इवोपोरेशन। इवोपोरेशन से ठंडा होना कैसे होता है, यही है। तो इसको एग्जाम्पल में लिख लीजिए तो आपको समझ में आएगा। If we put a little spirit, if we put a little spirit if we put a little spirit or petrol on the palm of our hand, or petrol on the palm of our hand, palm of our hand, जब आप इसको हाथ में गिराते हो, then our hand feel very cool, then our hand feel very cool। आपका जो पाम होता है वो ठंडक महसूस करता है, होता है ना। आप लोग ऐसा करिएगा, किए नहीं होंगे तो एक बार करिएगा। स्प्रीट आपको घर में मिल जाएगा, वो भी करके देख सकते हैं, या पेट्रोल गिरा के देखिएगा, आपको ठंडा महसूस होगा। जो हमारी बॉडी से स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, ये क्या है, मेथड है मेंटेनिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर। आपकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट बनाए रखने के लिए का एक तरीका है। आपको गर्मी निकलती है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली पसीना निकलने लगता है। तो पसीना क्यों निकलता है, इसी की वजह से आपकी टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन रहे, इसी के लिए पसीना निकलता है। तो ये भी आपका वही हो गया। इसको क्या कहते हैं, पर्सपिरेशन, या इसी को बोलते हैं स्वेटिंग। जो पर्सपिरेशन होता है या स्वेटिंग होती है इज आवर बॉडीज मेथड, आवर बॉडीज मेथड। ये हमारे शरीर का एक मेथड है, क्या करने के लिए, ऑफ मेंटेनिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर, मेथड ऑफ मेंटेनिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर।
ये कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने का एक मेथड है। टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया कूलिंग कॉजेज बाय इवेपोरेशन। समझ में आ गया? तो इसको नोट कर लो बच्चों। हो गया बच्चों? चलो, तो आज की क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही। फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। तो इसके आगे छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, फिर इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें जो आपका अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, एक चीज़ें पढ़ेंगे, प्लाज्मा स्टेट क्या होती है। जैसे हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़े, लिक्विड स्टेट पढ़े, गैस स्टेट पढ़े, इसी तरीके से एक प्लाज्मा स्टेट होती है, उसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ते हैं। ओके बच्चों, चलो फिर अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।